जय हिंद साथियों, मैं अमर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मास्टर जी पे। जी हाँ, हमारा जो YouTube चैनल है वो क्लासरूम ऑफ अमर सर के नाम से पहले चल रहा था, जिसको आज ही मैंने चेंज करके मास्टर जी के नाम से कर दिया, MASTERJII। ठीक है, तो जल्दी सर्च हो जाएंगे अब हम लोग, सर्चेबल रहेंगे आपके पास। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सर्च कीजिए और वीडियोस को देखिए और हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि हम क्या और सुधार कर सकते हैं। ठीक है, कल की सीरीज़ के बाद जिसमें हमने मुग़ल साम्राज्य के पहले शासक या संस्थापक बाबर के बारे में पढ़ा था, जिसमें चारों युद्धों के बारे में जाना हमने, पानीपत के युद्ध के बारे में जाना, खानवा का युद्ध देखा हमने, चंदेरी का युद्ध समझा और आखिरी में घाघरा के युद्ध के पश्चात 1530 में बाबर की मृत्यु तक बाबर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उन सभी को कल हम लोगों ने पढ़ा, उनको समझा। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने एक कॉपी पे अपने नोट्स बनाते चल रहे होंगे साथ में। तो उसी क्रम में आज मुग़ल साम्राज्य के दूसरे शासक हुमायूं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हुमायूं के बारे में ये बात कही जाती है कि हुमायूं का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है भाग्यवान। ठीक है, तो बाबर के 4 पुत्र थे। कल की वीडियोस में मैंने आखिरी में ये बात बताई थी कि बाबर के 4 पुत्र थे, जिनका नाम कामरान, अस्करी, हिंदाल और हुमायूं था। ठीक है, तो ये 4 भाई थे, चारों में उत्तराधिकार का युद्ध होना है और युद्ध के पश्चात हुमायूं विजित होना है। जैसे कि बाबर के आदेशानुसार बाबर ने ये हुमायूं को आदेश दे रखा था, ये बात कह रखी थी कि तुम्हें अपने सारे भाइयों को एक एक जागीर प्रदान करनी होगी और उनको एक एक जागीर का मालिक बनाना होगा या वहाँ का गवर्नर बनाना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से हुमायूं ने अपने बाकी तीनों भाइयों को, कामरान को काबुल की जागीर, अस्करी को संभल की जागीर जो आज का उड़ीसा है, हिंदाल को अलवर की जागीर प्रदान की थी। अच्छा, इतिहासकार ये मानते हैं कि हुमायूं का अपने भाइयों में जागीर को बंटवारा करना, जागीरें देना और उनको सेनाएं प्रदान करना ही उसकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी। हुमायूं और दूसरी चीज़, वो सभी लोग जो ये जानना चाहते हैं कि मुग़ल काल का एक ऐसा बादशाह वो जो अफीम का सेवन करता था, मुग़ल काल का वो बादशाह जो ज्योतिष को मानता था, मुग़ल काल का वो बादशाह जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था, वो कौन था। तो उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। ठीक है, तो अपनी कॉपी पेन लेकर के सारे पॉइंट्स नोट करते चलिए, पूरा अंत तक हुमायूं को डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है, तो देखते चल रहे हैं कि हुमायूं के 3 भाई कामरान, अस्करी, हिंदाल, जिनको उसने अलग अलग जागीरें प्रदान करी हैं। कामरान को काबुल की, अस्करी को संभल की और हिंदाल को अलवर की जागीरें प्रदान की जाती हैं। हुमायूं का वास्तविक नाम अब पूछा जाए, जैसे कल हमने बाबर का वास्तविक नाम जहरुद्दीन बाबर पढ़ा, वैसे हुमायूं का वास्तविक नाम नूरुद्दीन हुमायूं कहलाएंगे। ठीक है, हुमायूं का अगर हम कालखंड देखें, इतिहास के कालखंड में देखें, उसका शासन देखें, तो सन 1530 से सन 1540 ईस्वी तक हुमायूं शासन करता है। ठीक है, 23 साल की उम्र में, 23 वर्ष की आयु में 30 दिसंबर सन 1530 ईस्वी में हुमायूं राजगद्दी पर बैठता है, मुग़ल साम्राज्य के द्वितीय शासक के रूप में, दूसरे बादशाह के रूप में। ठीक है, अब मुग़ल काल में जितने बादशाह कहलाएंगे वो गाजी कहलाए जा सकेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है कल खानवा के युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर ली थी और कलंदर और बादशाह ये सारी उपाधियाँ चल रही थी। तो सन 1530 में 23 वर्ष की आयु में हुमायूं राजगद्दी पर बैठा, उसने अपने भाइयों को जागीर प्रदान करी, जो उसकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल मानी जाती है। 1530 से 1540 तक इस 10 वर्षों में हुमायूं गद्दी पर बैठेगा और राज्य करेगा, परंतु सन 1540 से सन 1555 ये 15 साल हुमायूं के जीवन के निर्वासन काल कहलाते हैं, जब वह राजगद्दी से दूर रहेगा, भटक रहा होगा और युद्ध कर रहा होगा। ठीक है, तो इन 15 सालों का इतिहास हम शेरशाह सूरी के साथ पढ़ेंगे और शेरशाह सूरी ने किस प्रकार शासन किया, किस प्रकार जीटी रोड का निर्माण हुआ, किस प्रकार मुग़ल साम्राज्य में अफगानी दोबारा शासन करने लग गए थे, दूसरे अफगान वंश की स्थापना हुई थी, इसकी चर्चाएं करेंगे। सन 1556 ईस्वी जनवरी का महीना रहेगा जब हुमायूं की मृत्यु होगी। ये थोड़ा सा पॉइंट है जो शॉर्ट फॉर्म में मैंने बताए हैं। हुमायूं के बारे में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि मुग़ल साम्राज्य का एक ऐसा शासक जो ज्योतिष को मानता था, अर्थात ये इतिहासकार ये कहते हैं कि हुमायूं दिनों के हिसाब से अपने कपड़े पहनता था। संडे के दिन
जब रविवार के दिन वह पीले रंग के वस्त्र पहनता था, सोमवार को सफ़ेद पहनता था, शनिवार को काले पहनता था, हर 7 दिन 7 रंगों के कपड़े पहनता था। तो आप ध्यान रखेंगे, ज्योतिष का जानकार या ज्योतिष को मानने वाला मुगल साम्राज्य में एकमात्र बादशाह, एकमात्र शासक जिसका नाम था हुमायूं। अफीम, पूरे मुगल साम्राज्य में अगर कोई शासक, कोई बादशाह अफीम का सेवन करेगा तो उसका नाम होगा हुमायूं, नजरुद्दीन हुमायूं। ठीक है। दूसरा, सबसे ज़्यादा शिक्षित, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा। एक ये बहुत बड़ा कारण था जो नजरुद्दीन हुमायूं पूरे अपने शासन के दौरान राजनीतिक भूले करता रहा या युद्ध में पराजय का सामना करता, क्योंकि वो सबसे पढ़ा लिखा था, जिस कारण वो लड़ाई या युद्ध करने में इतना पारंगत नहीं था। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा भी हुमायूं है। और अबुल फजल ने अपनी किताब में इंसान एक कामिल, मैंने पॉइंट लिख रखा, इंसान एक कामिल की उपाधि से हुमायूं को नवाजा है। ठीक है। हुमायूं जिस तरह शिक्षित था, पढ़ने लिखने का शौकीन था, तो हुमायूं ने दिल्ली में एक पुस्तकालय का निर्माण कराया जिसका नाम दीन ए पनाह रखा गया। डायरेक्ट एसएससी क्वेश्चन पूछता है कि हुमायूं द्वारा निर्मित पुस्तकालय का क्या नाम था। जहाँ भी पूछेगा दीन ए पनाह पुस्तकालय का निर्माण किसने कराया, तो आप याद रखेंगे कि हुमायूं ने दीन ए पनाह पुस्तकालय का निर्माण कराया। ठीक है। इन्हीं पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर ही हुमायूं की मृत्यु जनवरी 1556 ईस्वी में होगी। ठीक है। हुमायूं का मकबरा बहुत पूछा जाता है कि हुमायूं का मकबरा, या एक क्वेश्चन एसएससी बहुत पूछता है, ट्रेंडिंग में रहता है कि सर्वाधिक मुगल शासक किस मकबरे में दफन है। ठीक है, कि मुगल साम्राज्य के सर्वाधिक मुगल शासक किस मकबरे में दफन है। तो आप ध्यान रखें कि हुमायूं का ही मकबरा है, वो मकबरा है जिसमें सर्वाधिक मुगल शासक दफन है। मैंने इस पॉइंट को क्लियर कर रखा है। हुमायूं का मकबरा जिसका कार्य हाजी बेगम ने पूरा कराया। हाजी बेगम छोटी बेगम कहलाती थी हुमायूं की। अच्छा, अपने भाइयों में हुमायूं ने जागीरों को बंटवारा किया था, जागीरें बांट रखी थी, तो उसने अपने एक चचेरे भाई जिसके नाम था सुलेमान मिर्जा, उसको बदरक्षा की जागीर प्रदान कर रखी थी जो अफगानिस्तान कहलाता था। ठीक है। असल में हुमायूं को वास्तविक रूप से कठिनाइयां जो था वो अपने पिता से ही विरासत में मिली थी, क्योंकि मात्र 4 साल मुगल साम्राज्य की स्थापना हुए हुआ था। 1526 से 1530 के शासनकाल में बाबर ने शासन किया और इतिहास के कालखंडों में उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की पानीपत के बाद। 4 साल में वह भी लगातार ही युद्ध कर रहा था। जैसा मैंने पढ़ा, 26 में युद्ध है, 27 में युद्ध है, 28 में, 29 में, 30 में वो खुद ही मर गया और 30 में हुमायूं बैठा। मतलब चुनौतियां और कठिनाइयां हुमायूं को अपने पिता बाबर से विरासत में ही मिली थी। और इसका जो प्रमुख प्रतिद्वंदी थे, इसके जो प्रमुख विरोधी थे वो अफगान थे। अफगान लगातार चाह रहे थे कि मुगल, ये जो सुन्नी और तुर्क मुसलमान आए थे, जो मुगल आए हुए थे भारत में, जिन्होंने अपना शासन बना लिया था, इनको लगातार भगाना चाहते थे अफगान। क्योंकि आप समझ रहे हैं कि इब्राहिम लोदी पानीपत के युद्ध में हार रहे हैं। ठीक है। तो अभी हम लोग आगे युद्धों का क्रम पढ़ेंगे और जानेंगे कैसे कैसे हुमायूं ने युद्ध लड़े और किस प्रकार शेरशाह सूरी इसमें एंटर हो रहा है। ठीक है। जितना भी स्क्रीनशॉट जो भी नोट करना है आप नोट कर लें, इसके आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब युद्धों के क्रम में अगर हम जानें कि हुमायूं के समकालीन कौन प्रमुख विरोधी था, तो पहला विरोधी जो था वो था शेर खां, जिसको इतिहास में शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है, या फरीद खां जिसका बचपन का नाम था जो बाद में शेरशाह सूरी बना। तो अगर हम ये देखें कि 1532 में हुमायूं का पहला युद्ध हो रहा है जो कहलाता है अफगानों से पहला युद्ध 1532 में, जिसमें नेतृत्व कर रहे थे महमूद लोदी, जिसकी अफगानों की इस युद्ध में हार होती है। ध्यान देखना, ध्यान से देखते चलिए दोनों समकालीन स्थितियों को कि 1532 में अफगान से युद्ध किया किसने, महमूद लोदी ने। ठीक है। जिसमें हार हुई। और शेर खां जो शेरशाह सूरी बन चुका था बाद में, 1534 में युद्ध कर रहा है। सूरजगढ़ का किला है गुजरात में, जिसको ये जीतता है। ध्यान रखना कैसे कैसे वैभव बढ़ेगा, कैसे कैसे शक्तियां बढ़ेंगी शेरशाह सूरी की, और वह आखिरी में जा करके कोलैप्स करेगा, युद्ध करेगा किससे, हुमायूं से। तो 1532 में अफगान से पहला युद्ध हुमायूं कर रहे हैं, जीत रहे हैं।
1534 में सूरजगढ़ जीत लिया गुजरात में शेरशाह सूरी ने। 1535-36 का समय था और हुमायूं के दो ही प्रमुख दुश्मन माने गए थे इतिहास में, जो जिनसे सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा था। वो था एक शेर खां या शेरशाह सूरी, दूसरे थे बहादुर शाह गुजरात में। तो बहादुर शाह को जीत लिया था 1535 से 1536 ईस्वी में हुमायूं ने। ये दूसरी लगातार जीत हो रही थी, क्या बोलते हैं, हुमायूं की। और 1536 में देखिए किस प्रकार श्रीवृद्धि हुई शेरशाह सूरी की। 1536 में उसने बंगाल जीत लिया। अब बंगाल में एक जगह है गौड़ नाम की जगह, जहाँ पर जब वो पहुँचा तो उसने वहाँ बहुत लाशें देखी थी हुमायूं ने। तो उसने उस जगह का नाम, और सुनसान वीरान देखा, तो उसने उस जगह का नाम जन्नताबाद रखा था। वो क्वेश्चन पूछा है जन्नताबाद किसने बसाया, जन्नताबाद नाम किसने रखा है, कहाँ पर है, तो वास्तविक में वर्तमान समय बंगाल में है। 1538 के समय पे इसने किया। अब देखिए ये 1540 का दौर पहुंच रहा है, 38 पहुंच गए हुमायूं के साथ हम लोग, और 40 से आप देख रहे हैं कि हुमायूं निर्वासन में जा रहे हैं। अर्थात 39 में एक युद्ध होगा और एक 40 में युद्ध होगा, जो शेरशाह सूरी के साथ ये दोनों युद्ध लड़े जाएंगे। इन दोनों युद्धों में हुमायूं की हार होगी और हुमायूं राजगद्दी से अपदथ हो जाएंगे, राजगद्दी से उतर जाएंगे और शेरशाह सूरी का शासन चालू हो जाएगा। इन्हीं निर्वासन काल के दौरान ही अकबर का जन्म होगा हमीदा बानो बेगम की कोख से। और हमीदा बानो बेगम का भी हम थोड़ा सा इतिहास देख लेंगे कि मीर अली, जो कि हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु थे, उनके क्या बोलते हैं, उनकी छोटी वाली बेटी से हुमायूं विवाह करेगा। ठीक है, तो उस सारी चीज़ों को हम लोग देखते चलेंगे। तो अभी ये 4-5 पॉइंट जो भी हैं इनको भी आप लोग नोट कर लें। फिर हम लोग आगे दो निर्णायक मुकाबलों पे देखेंगे, दो निर्णायक युद्ध जो हो रहे हैं शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य में दो प्रमुख युद्धों का वर्णन इतिहास में देखने को मिलता है, जिसमें पहला युद्ध था 1539 का युद्ध, जिसको चौसा का युद्ध कहा जाता है। बंगाल से लौटते समय चौसा नामक स्थान पर हुमायूं और शेरशाह सूरी का यह युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं की हार हुई और हुमायूं ने अपनी जान बचाते हुए गंगा नदी में घोड़े सहित छलांग लगा दी थी और एक भिश्ती की सहायता से अपनी जान को बचा पाया था। कहते हैं, इतिहास ये कहता है, जैसे किंवदंतियाँ प्रसिद्ध हैं, कि इसके बाद हुमायूं ने उस भिश्ती को एक दिन के लिए राजा बनाया था, बादशाह बनाया। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमें इतना जानना है कि चौसा का युद्ध सन 1539 में हुआ, हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी विजयी हुआ और हुमायूं की हार हुई। दोबारा फिर सेनाओं को इकट्ठा करके, अपनी ताकत को इकट्ठा करके हुमायूं फिर युद्ध करता है, कन्नौज बिलग्राम का युद्ध, जिसको निर्णायक युद्ध भी कहा जाता है। ये हुमायूं और शेरशाह सूरी यही वो युद्ध था जो निश्चित कर रहा था, सुनिश्चित करने वाला था कि भारत की राजगद्दी पर, हिंदुस्तान की राजगद्दी पर कौन बैठेगा, सिंहासन किसके हाथ लगेगा। इस युद्ध में, कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में भी शेरशाह सूरी पुनः विजयी होता है और एक बार पुनः मुगलों के हाथ सत्ता फिसल करके अफगानों के हाथ में चली जाती है। शेरशाह सूरी पुनः शासन करता है और 1540 से 1545 ये 5 साल ही मुख्यतः शासन कर पाता है शेरशाह सूरी हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठ करके, क्योंकि 1545 में एक दुर्घटना में कालिंजर अभियान के दौरान, एक युद्ध के दौरान, कालिंजर बांदा के पास जगह है कालिंजर, या ये कह सकते हैं कि वर्तमान में बांदा को ही उस समय को कालिंजर को वर्तमान का बांदा कहते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा टाउन या एक छोटा सा जिला। कालिंजर अभियान में शेरशाह सूरी की मृत्यु होती है 1545 में। उसके बाद उसके उत्तरवर्ती है जो अफगान शासक हैं वो शासन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जब कन्नौज के बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं की हार होती है तो हुमायूं वहाँ से भाग करके अफगान की तरफ भागता, अफगानिस्तान की तरफ भागता, लाहौर की तरफ भाग जाता है। और हिंदाल के जो आध्यात्मिक गुरु थे, इससे पहले बता रहा था, हिंदाल के जो आध्यात्मिक गुरु थे इसके भाई के मीर अली, उनकी पुत्री हमीदा बानो बेगम
अब देखो इतिहास में इनका जिक्र आना शुरू हो गया। हमीदा बानो बेगम, आप जान सकते हैं हमीदा बानो बेगम की कोख से ही, हमीदा बानो बेगम ही अकबर की माँ है, ठीक है। तो हमीदा बानो बेगम से विवाह कर रहे हैं कौन? हुमायूं कर रहे हैं, जो मीर अली की पुत्री हैं, और मीर अली हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु हैं, ध्यान रखना। तो फिर उसके बाद ये 54, 53, 51 का जो दौर था, क्योंकि 41-42 के आसपास अकबर का जन्म हो रहा है अमरकोट के किले में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अमरकोट के किले में जन्म होगा पाकिस्तान में। तो 1500 उसके बाद 54-53 में भी कुछ छोटे छोटे युद्ध हो रहे थे जो जीत रहा था, परंतु जो मेन है युद्ध, जो प्रमुख युद्ध है जिसने दोबारा अफगानों से सत्ता छीन करके मुगलों के हाथ में दी थी, वह युद्ध था सरहिंद विजय। क्योंकि उत्तरवर्ती अफगान शासक जो थे वो लगातार शेरशाह सूरी के बाद कमजोर होते जा रहे थे, तो हुमायूं के लिए आसान हुआ सरहिंद विजय को प्राप्त करना। सरहिंद की विजय अफगान की तरफ से लड़ा सिकंदर सूर ने इस अभियान में, और मुगल की तरफ से बैरम खान, देखो बैरम खान का भी जिक्र आना शुरू हो गया है, जो बाद में कौन क्या होंगे, जो बाद में अकबर के संरक्षक के रूप में इतिहास में जाना जाएगा, जिनको जाने जाएंगे, ठीक है। तो अब मुगलों की तरफ से बैरम खान ने युद्ध लड़ा और अफगानों की तरफ से सिकंदर सूर ने लड़ा, और आप जान सकते हैं सिकंदर सूर यहाँ पे मारा गया और मुगलों की यहाँ पे जीत हुई। और इस तरह सन 1555 23 जुलाई 1555 को मुगल के दूसरे बादशाह, मुगल साम्राज्य का दूसरा बादशाह हुमायूं पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया, ठीक है। तो ये पूरा एक सिनेरियो है, ये पूरा एक परिदृश्य है कि किस तरह बीच में निर्वासन काल आता है, किस प्रकार एंट्री होती है शेरशाह सूरी की, और फिर दोबारा कैसे मुगल शासन करते हैं। अब इसके बाद मुगल का युद्ध राजपूतों से होगा, मुगल का युद्ध हिंदू शासकों से होगा, अफगानों का यहाँ से रोल कम हो जाएगा, ठीक है। अब पानीपत का दूसरा युद्ध होगा जो अकबर के साथ होगा। अब यहाँ से हुमायूं और शेरशाह सूरी का किस्सा खत्म है। अब हम अगले जो वीडियोस में जानेंगे वो हम अकबर के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार अकबर ने शासन किया, अकबर के शासनकाल की क्या विशेषताएं रहीं, क्या प्रमुख तथ्य थे, क्या कौन कौन से वो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियोस अच्छी लगी हैं आपको तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे सबसे पहले वीडियोस आपको मिलें, और कमेंट भी करते रहिए और मुझे अगले टॉपिक्स के बारे में बताते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।